जनरल साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। नमस्कार मनविंदर, थैंक यू वेरी मच। सर, अग्निवीर योजना पिछले साल 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना में भर्ती करने के लिए शुरू की गई थी और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 4 साल के अंत में लगभग 25% तक अग्निवीरों को नियमित आधार पर सेवाओं में शामिल करने का प्लान है। और इस योजना की घोषणा तब की गई थी जब सशस्त्र बल सैनिकों और बाकी जो भी फोर्सेस के सेगमेंट हैं उसमें भर्तियां नहीं हो रही थी। इसका आज भी विरोध देखने को मिल रहा है। मैं आपसे एक कंप्लीट नोट लेना चाहूंगी सर। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मनविंदर, क्या हुआ था जब कारगिल की लड़ाई हुई थी ऑपरेशन विजय, तो उसके बाद एक सुब्रमण्यम कमेटी बिठाई गई थी। तो उसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। उसमें से एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि जो हमारे जवानों की एवरेज एज थी वो 32 साल थी, और उन्होंने कहा था कि ये रिड्यूस होकर 25 से 26 साल तक आनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पे चलना बड़ा मुश्किल है अगर आपकी एज ज़्यादा है। दूसरा एक ये भी पॉइंट आया था कि जो पैसा है वो कैपिटल फंड में नहीं रहता ज़्यादा डिफेंस बजट का, और उससे मॉडर्नाइजेशन फर्क पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर पेंशन और पे में चला जाता है। तो ये भी सोचा गया था कि किसी तरीके से पेंशन का बर्डन कम किया जाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये 2022 को जो ये अग्निपथ स्कीम आई थी, और ये भी सच्चाई है, कोविड-19 जब था तो 2 साल कोई भर्ती नहीं हुई, और उसके बाद फिर ये अग्निपथ स्कीम जो है ये लाई गई। इसके क्या है मुद्दे ये बताते पहले। इसमें सबसे पहले ये है कि अग्निवीर जो हैं वो 4 साल के लिए लिए जाएंगे। वो 6 महीने की ट्रेनिंग करेंगे और 3.5 साल वो कॉम्बैट एरिया में डिप्लॉय रहेंगे, और उनको 30,000 रुपये मिलेगा पर महीना, और फिर जो लास्ट का साल होगा उस तक उनके पास 40,000 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वो कुछ पैसा अपना कुछ गवर्नमेंट लगाएगी, और 4 साल के अंत में उनको एक निधि सेवा अलाउंस मिलेगा जो कि अप्रोक्सीमेटली 12.25 लाख का है। और इनको जो है सीआरपीएफ, बीएसएफ और बाकी जो पैरामिलिट्री हैं सीआईएसएफ और कोस्टल गार्ड में कुछ वैकेंसी दी जाएंगी, और जो 25% को रिटेन किया जाएगा, और 75% जो हैं वो 4 साल के बाद इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। उनको 12वीं का एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और एक प्रकार से वोकेशनल ट्रेनिंग का। जो लोग खुद की अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उनको लोन की भी सुविधाएं मिलेगी। तो ये एक प्रकार से अग्निपथ जो स्कीम थी ये लागू हो गई है। हर साल 46,000 के करीब लिए जाएंगे, 32,000 के करीब आर्मी में, और जो 14,000 है वो नेवी और एयरफोर्स में। तो अब इस स्कीम में कुछ एक रिकमेंडेशन आई है इन्वायरमेंट से, क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट नहीं था, मगर इसको हमने पायलट प्रोजेक्ट लेके चल लिया गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो रिकमेंडेशन आई है इन्वायरमेंट से उनके ऊपर गौर कर रही है। कुछ फीडबैक मिला है ऑन ग्राउंड। तो जब आप आगे क्वेश्चन पूछते हैं फिर मैं बताता हूँ। जी, मैंने ये बात अग्निवीर की इसलिए की है क्योंकि सुबह से ही काफ़ी बातचीत चल रही है। इस पे केसी त्यागी ने अपना एक बयान भी दिया है। आप समझ रहे हैं इस समय जो सरकार बनाने की प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और ये योजना जो है ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हमें आदत पड़ी हुई है उनको प्रधानमंत्री कहने की, तो अब चूंकि वो इस्तीफा दे चुके हैं और 2-3 दिन में वो फिर से प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी ने जो ये अपने यूथ के लिए सोचा था, तो ये लोगों को समझ नहीं आ रहा शायद से, या तो समझा नहीं पाए या उनको समझ नहीं आ रहा। ये मुद्दा चुनाव में भी देखने को मिला। अब एक नज़र अगर देखें तो कई सारे स्टेट में इसका असर भी दिखाई दिया है। जो फौज के एक्सपर्टीज़ हैं, आप भी समझते हैं इस बात को। जो राजनीति के एक्सपर्टीज़ हैं, वो भी ये समझ रहे हैं। क्या कहते हैं आप सर?
हाँ बिल्कुल, देखो इसके दो फायदे तो थे, इसमें कोई शक नहीं कि एक प्रोफाइल जो है फौज का वो 32 से 25 और 26 हो जाएगा अगले 5-6 साल। और दूसरा ये है कि क्योंकि 25% ही रिटेन होंगे, 75% वापस चले जाएंगे एनवायरनमेंट में, तो इसका मतलब जो पेंशन की लायबिलिटी वो कम होगी, उससे मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये भी सच्चाई है कि इसके अंदर कुछ एक शॉर्ट कमिंग है, क्योंकि वो अभी धीरे धीरे हमें इन्वायरमेंट से भी पता लगने लगा है, और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी हुआ है ग्राउंड पे। जिस प्रकार से ये देखा गया है कि लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि इसको इस नाप तोल में करना कि भाई वहां पर वैकेंसी तो मान लो 100 है, लोग 10,000 आ रहे हैं। ये तो क्योंकि भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, किसी भी वैकेंसी में वो इतने लोग आएंगे। और दूसरी बात, अभी तक इस स्कीम का कोई इम्पैक्ट ग्राउंड पे तो हुआ नहीं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो जब होगा जब 4 साल के बाद 25% रिटेन हो जाएंगे और 75% वापस आएंगे। अभी तो हर कोई आदमी सोचता मैं 25% में हूँ, तो वो डिसकंटेनमेंट तो आई नहीं ना, अभी डिसकंटेनमेंट आएगी। मगर ये गवर्नमेंट जो है बहुत पॉजिटिव है, इसने फीडबैक लेना स्टार्ट किया है। ऑन ग्राउंड में जो रिकमेंडेशन आ रही है, एक प्रतिक्रिया स्टार्ट हुई है कि कंपनी कमांडर, कमांडिंग ऑफिसर, ब्रिगेड कमांडर, डिवीजन कमांडर, कोर कमांडर, आर्मी कमांडर, इनसे सबसे फीडबैक लिया जाएगा और क्या बदलाव कर सकते हैं इस स्कीम में, ये गवर्नमेंट बहुत सीरियसली सोच रही है। जैसा हम इस चीज में अगर आप जब बात करेंगे तो आगे मैं बताऊंगा कि क्या रिकमेंडेशन है और क्या कर लेना चाहिए। मनविंदर, सर ये भी जानना चाहूँगी कि जो आप इतने ऊँचे ओहदे पे रहे हैं, अभी भी आपकी सलाह की बहुत अहमियत सरकार में रहती है। तमाम जगह पे आप शामिल होते हैं, आर्मी के जो सेगमेंट है, जो बैठक मीटिंग होती हैं। तो जो आप बात कहना चाह रहे हैं, वो ज़रा डिटेल से बताइए ताकि सरकार अब इसमें क्या सुधार करना चाह रही है? क्या चेंजेज़ होने वाले हैं? ताकि लोगों को ये पता चले कि हम खामख़ा ही शोर मचा रहे हैं, सरकार हमारी बेहतरी के लिए ही कर रही है। हाँ सर। बिल्कुल, देखो सबसे पहले इसकी 4-5 रिकमेंडेशन है जो गवर्नमेंट इसको सोच रही है इम्प्लीमेंट करने की। एक तो कि 25% जो है रिटेन और 75% इन्वायरमेंट में जाएंगे। अब गवर्नमेंट सीरियसली सोच रही है कि कम से कम 50% को रिटेन किया जाए। इसका मतलब यूथ और जो एक्सपीरियंस है उसका मिक्सचर रहेगा। ये तो पॉइंट वन। दूसरा पॉइंट ये है कि एक बड़ा मुद्दा आया था इन्वायरमेंट से भी, कि जो अग्निवीर अगर शहीद हो जाता है 4 साल में, जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, तो उसको इतनी सहूलियत नहीं मिलती। जबकि एक रेगुलर सोल्जर अगर वो शहीद होता है देश के लिए, जैसे उसको पेंशन नहीं मिलेगी, पे नहीं मिलेगी जब तक वो फौज में रहता, उसकी तो फैमिली को लिबराइज फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो वो भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सीरियसली सोच रही है। अगर 4 साल के दौरान में अग्निवीर भी शहीद हो जाता है या डिसेबल हो जाता है किसी कारण, तो उसको वो सारी फैसिलिटी मिलेगी जैसे एक रेगुलर सोल्जर है। तीसरा जो सबसे बड़ा एक प्रकार कॉज ऑफ कॉशन था कि भाई 25% तो रेगुलर बन जाएंगे, 75% जो है उनका क्या होगा। तो 75% जो बताया गया था कि सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में जिस प्रकार से सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, कोस्ट गार्ड और टेरिटोरियल आर्मी की भी अभी बात होने लगी है, इसके अंदर जाएंगे। तो अब पॉइंट ये आ रहा है कि जब तक आप कोई राइटिंग में नोटिफिकेशन इश्यू नहीं करेंगे तब तक इसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब आप ये कहें कि 10% जाएगा असम राइफल में, 10 आईटीबीपी में, 10 बीएसएफ में, 10 सीआरपीएफ में और कोस्टल गार्ड में और इतने टीए, इसका रिटर्न नोटिफिकेशन होगा तो फिर एक गारंटी होगी कि जो 75% है उनको भी रिटेन किया जाएगा, अगर आर्मी में नहीं तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में। और ये एक विन विन सिचुएशन है, बिकॉज ये लोग जो है ट्रेंड हैं, इनको ट्रेनिंग दोबारा करने की जरूरत नहीं और इनको कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी है। तो ये फायदा इनको अग्निवीर को भी है और फायदा पैरामिलिट्री को भी है, उनको ट्रेंड और कॉम्बैट के एक्सपीरियंस लोग मिलेंगे। तो उसकी रिटर्न नोटिफिकेशन की बात हो रही है। अगला पॉइंट ये है कि जो बातचीत है कि भारत की जो फौज है वो नाम नमक निशान पे चलती है और यहाँ पर ट्रेडिशन के लिए लोग जान लुटा सकते हैं। तो कुछ एक रेजिमेंट जो है कास्ट, क्लास और
रिलीजन पे बेस हैं, उनका जो है ऑल इंडिया ऑल क्लास जो भर्ती करने हैं वो ना करके उनको बरकरार किया जाए। मिसाल के तौर पे जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, सिखलाई है, उसके बाद मद्रास रेजिमेंट है, ये रीजन पे है। तो इनको ऑल इंडिया ऑल क्लास ना करके जो इनका अभी तक का पहलू है उसको करने दे, क्योंकि ये नाम नमक निशान, इनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है, इन्होंने बहुत लड़ाइयां जीती हैं, ये एक प्रकार फख्र करते हैं अपनी पास्ट हिस्ट्री पे, तो इसको चेंज नहीं किया जाए। और एक नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नमेंट मुझे लगता है सीरियसली सोचेगी, कि जो 7 रेजिमेंट्स गोरखास की हैं, जिसमें से 6 ऐसी रेजिमेंट्स हैं जो कि नेपाल से भर्ती होते थे, और ये करीब करीब 40,000 हैं टोटली। हर साल इनकी भर्ती होती होगी 2-3 हजार के करीब। इनको भी अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम लगा दी है, तो 2-3 साल से इसकी भर्ती नहीं हो रही, क्योंकि नेपाली गोरखा जो नेपाल के गवर्नमेंट कहती है कि अगर 25% ही रिटेन हुए तो 75% का हम क्या करेंगे, हमारी तो इकोनॉमी बहुत छोटी है, हम इनको एक प्रकार से रिसाइकल नहीं कर पाएंगे और ये फिर फ्रस्ट्रेटेड होकर कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अभी 2-3 साल से भर्ती नहीं हो रही, मगर मुझे लगता है गवर्नमेंट इसको भी सीरियसली सोच रही है, क्योंकि अगर भारत इनको नहीं लेगा तो ऐसा सुनने में आया, ऐसा भी हो सकता है, जो हमें सबको पता है कि चीन बहुत कोशिश कर रहा है नेपालीज को, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशन है भारत और नेपाल के, कल्चरल भी, सोशल भी, रिलीजियस भी। और वो भारत की जो रेजिमेंट है गोरखा रेजिमेंट, वो भारत की आत्मा है, उन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाइयां भारत के लिए जीती हैं। तो ये भी एक पॉइंट आ रहा है कि जो अग्निपथ स्कीम से बाहर रखा जाए गोरखास को, और नेपाल के गोरखों को भर्ती नहीं रोकनी चाहिए। मुझे लगता है बड़ा सीरियस पॉइंट है ये भी। तो इन चीजों पे अब रिकमेंडेशनों पे बातचीत हो रही है, और गवर्नमेंट बड़ी सीरियसली सोच ली है, क्योंकि पहले ये पॉइंट आया था कि ये स्कीम से पहले एक पायलट प्रोजेक्ट होना चाहिए था 3-4 साल का। मुझे लगता है गवर्नमेंट इसको ही 3-4 साल का पायलट प्रोजेक्ट लेके चल रही है, जो भी इसमें मॉडिफिकेशन रिकमेंडेशन आ रही है उसमें मॉडिफाई करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि भारत की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाए, क्योंकि वो सच्चे मन से चाहती है कि किसी प्रकार से जो प्रोफाइल है भारत की फौज का यंग बने, पैसा बचे, तो मॉडर्नाइजेशन हो, एट द सेम टाइम जो अग्निवीर आते हैं उनके लिए जो भी उनकी कंसिडरेशन है या रिजर्वेशन है उनको भी पूरा किया जाए। मनविंदर। सर, आपने बहुत बड़ी बात कही है। सरकार सच में ये चाहती है कि हमारा यूथ जो है उसको नौकरी मिले, और ऑब्वियसली हमारी फौज जो है वो भी स्ट्रांग हो। आज केसी त्यागी जी ने अपना एक बयान दिया है। आपको पता ही है इस समय सरकार का गठन और उसकी तैयारियां चल रही हैं, और ये जिस दल से आते हैं उनकी अहम भूमिका होने वाली है सरकार में। और अभी से इन्होंने कुछ मुद्दे बता करके, छोड़ करके, लाइक उसमें अग्निवीर योजना भी है, उसमें यूसीसी भी है, कुछ मतलब उन्होंने अपना एक पैकेज बना करके सरकार के सामने रखा है। डू यू थिंक कि इस पे सरकार सोचेगी? चूंकि आप कह रहे हैं कि इस पे ऑलरेडी सुधारों पर सोचा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, मैंने जो सुझाव पॉलिटिकल पार्टी देने की कोशिश करी, गवर्नमेंट पहले ही इसके ऊपर एक्शन ले रही है, क्योंकि कोई भी चीज जब स्कीम चलती है उसको टाइम लगता है उसको चलाने के लिए और उसका फीडबैक आने के लिए। तो कुछ एक अच्छे पॉइंट थे वो चलेंगे, कुछ एक पॉइंट में बेहतरी की जरूरत है, वो गवर्नमेंट बड़े ओपन माइंड से कर रही है। और वो एक फीडबैक मैकेनिज्म है फौज में, कि भाई वो पहले ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ग्राउंड पे लोगों को कैसा लगा, क्या कमी है, उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो क्योंकि जैसे आप भी बोल रहे थे कि दोनों पहलू पे हमने ध्यान देना है, भारत देश की सुरक्षा पे कोई भी ढील ना हो, एट द सेम टाइम जो अग्निवीर है उनका भी एक प्रकार का फ्यूचर देखा जाए, क्योंकि वो भारत की फौज को सर्व कर रहे हैं, तो वो भी हमें देखना है। मुझे लगता है इस पहलू को बहुत सीरियसली गवर्नमेंट सोच विचार करेगी, और इस पे कोई ना कोई पॉजिटिव फ्रेमवर्क के साथ आएगी, और जो भी रिकमेंडेशन है ग्राउंड पे आई है
जो भी लोगों से फीडबैक हुआ है पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको सोच के, मुझे लगता है इसके पास इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसको और बेहतर बनाया जाएगा। और ये जो फौज के अंदर एक सेल्फ मैकेनिज्म है इम्प्रूवमेंट का, और इस पे गवर्नमेंट काम कर रही है। मनविंदर सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ऐसा जो पैटर्न होता है, अलग से अपने फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा तैयार कर लिया जाए, जो फ़ौज भी ना हो, फ़ौज पे उसका बोझ भी ना हो और वो फ़ौज को सपोर्ट भी करे, जैसा कि नॉर्मली विदेशों में भी होता है। तो क्या ये वही कांसेप्ट है? देखो, आपको ये समझना पड़ेगा मनविंदर, जो फॉरेन में होता है और भारत में होता है उसमें फर्क है। वहां पर क्या है, लोग फौज में भर्ती नहीं होना चाहते। वहां पर लोगों को जबरदस्त कॉन्स्पिरेशन आर्मी की तरह किया जाता है। चाहे आप देखें, अभी चीन में देखें या रूस में, जो गलवान हुआ था जहां हमारे 20 के करीब जवान शहीद हुए थे, 100 से ज्यादा चीनियों को मार गिराया वहां पर निहत्थे। उसकी वजह यह थी, वहां की कॉन्स्पिरेशन आर्मी थी। वो लोग भाड़े के थे और वो लड़ नहीं पाए। इसी प्रकार रूस और यूक्रेन की लड़ाई में रूस को शुरू में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि रूस की जो एक प्रकार कॉन्स्पिरेशन फोर्स थी, वो इतनी अच्छी मोटिवेटेड ट्रेन नहीं थी। मगर बाद में इन्होंने बदलाव किया और ये किया। तो इन देशों में रेगुलर आर्मी की कमी है, लोग नहीं आना चाहते, इसलिए वो कॉन्स्पिरेशन आर्मी की तरफ करते हैं। और एक दूसरा एक प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं टेरिटोरियल आर्मी। जैसे कि आपकी अमेरिका है नेशनल गार्ड, वो करीब की 20% है, जो कि टेरिटोरियल आर्मी भारत में भी है। और इसी प्रकार ब्रिटिश टीए वो भी है। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो 2 साल 2 महीने ही आते हैं एक साल में, और वो एनुअल ट्रेनिंग कैंप करते हैं और फिर वो चले जाते हैं, जो वो खुद काम कर रहे हैं। कोई रेलवे में है, कोई आपका मान लो ऑयल सेक्टर में है, कोई प्राइवेट में है, कोई बैंक में है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो उससे फायदा क्या है कि वो आपको अवेलेबल है वार और इमरजेंसी के लिए, और 2 महीने की ट्रेनिंग करेंगे साल में, 10 महीने वही करेंगे जो कर रहे हैं। उसके बाद उनको पेंशन की कोई लायबिलिटी है नहीं गवर्नमेंट को। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो अमेरिका और ब्रिटेन में भी बहुत है, और देशों में भी। भारत में भी टेरिटोरियल आर्मी है जिसका मैं हेड था 2.5 साल। मगर भारत में थोड़ा सा इसमें बदलाव आया है। हम भारत में करीब करीब 1 लाख के करीब हैं, जिसमें से 60,000 टेरिटोरियल आर्मी इन्फेंट्री है, जिसकी बात हम कर रहे थे, जो कि 2 महीने के लिए आते हैं, बाकी वो अपने अपने फील्ड में जहां हैं रहते हैं। मगर हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है कि अब वो 2 महीने की बजाय पूरे साल ही रहते हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट डिप्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में भी बहुत है और हमारी नॉर्थ ईस्ट में। तो ये 15-20 साल से रेगुलर टाइप हो गए। तो अब ये एक एट पार आ गए रेगुलर के। तो उनको बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि भाई ये टेरिटोरियल आर्मी 2 महीने। और यही नहीं, हमारे पास टेरिटोरियल आर्मी जो है रेलवेज की भी है, ऑयल की भी सेक्टर की। इसका मतलब रेलवे के जो एम्प्लॉय हैं वो आते हैं, 1 महीने की ट्रेनिंग करते हैं और वो फिर रेलवे का काम करने चले जाते हैं। मगर जब भी कोई भी इमरजेंसी या वार या स्ट्राइक होती है, तो उनको हम एम्बॉडीड करके आर्मी एक्ट के नीचे होते हैं। इसका मतलब 1974 के बाद कोई भी स्ट्राइक नहीं हुई है रेलवे की। उसकी वजह यही है, क्योंकि ये जो टेरिटोरियल आर्मी टीए रेलवे है, जिसकी 10 के करीब यूनिटें हैं, वो एम्बॉडीड हो जाएंगी, वो ट्रेन चलाएंगी, वो वर्दी पहनेंगी। इसी प्रकार ऑयल सेक्टर भी है, ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल। इसी प्रकार हमारे पास एक टाइम में मेडिकल टीए भी थी, उसको अभी डिसअबॉर्डिनेट कर दिया, क्योंकि अभी हमें लगता है कि हमें जरूरत नहीं है लड़ाई के दौरान हॉस्पिटलों की, क्योंकि फौज के अंदर हॉस्पिटल है। मतलब कि ये है कि आज की तारीख में हमारा जो है पहलू थोड़ा अलग है दूसरे देशों के मुकाबले। मगर ये सच्चाई है कि आने वाले समय में अगर आप अपनी देश को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं तो आपको पैसा चाहिए। उसके लिए आपको अपनी जो एक प्रकार से पे और पेंशन है उसको कम करना पड़ेगा। तो ये तरीके ढूंढने पड़ेंगे। तो इसीलिए ये स्कीम लाई गई थी। मगर इस स्कीम में कोई मॉडिफिकेशन करेगी गवर्नमेंट जब, क्योंकि फीडबैक जो मिलेगा जिसके तहत बातचीत हो रही है। आइडिया बहुत नोबल है कि एक तो एवरेज एज कम हो, यंग आए फौज के अंदर,
मोटिवेटेड आए, ट्रेन आए, मोर क्वालिफाइड आए, और दूसरा कि पेंशन लायबिलिटी कम हो जिससे पैसा बचे और मॉडर्नाइजेशन कर पाए हम फौज की, ये एम है। मगर ये भी देखना है हमने कि हमारी फौज मोटिवेटेड रहे, जो फीडबैक मिला है ग्राउंड से कि भी क्या क्या बदलाव ला सकते हैं अग्निपथ स्कीम में, वो अब मुझे लगता है गवर्नमेंट सीरियसली सोच रही है और ये फीडबैक ले रही है इन्वायरमेंट से। इस पे बातचीत होगी और जो भी बातचीत हो रही है कि ऐसा लगता है बड़े ही पॉजिटिव ढंग से इसमें चेंजेस किए जाएंगे, क्योंकि इसको पायलट प्रोजेक्ट लेके अब गवर्नमेंट चल रही है। मनमिंदर, एक और चीज़ है, धीरे-धीरे सरकार, चूँकि सरकार के ऊपर पेंशन का बोझ बहुत है। आप भी अपने आस-पास देखते होंगे, जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक लोअर लेवल का जो सरकारी एम्प्लॉयी है, वो अगर 10,000 पे रिटायर हुआ है, तो अगले साल 10 साल में उसका जो पेंशन होता है, वो करीब 25 से 30,000 तक हो जाता है। मतलब जितने पे वो रिटायर हुआ और 10 साल में उसकी उससे ज़्यादा पेंशन हो जाती है। तो सरकार के ऊपर पेंशन का बोझ बहुत ज़्यादा है। तो डू यू थिंक कि ये जो सरकार का प्रोजेक्ट है, इससे उन्हें इस चीज़ से भी निजात मिलेगी? क्योंकि अभी तक जो एक अट्रैक्शन है युवाओं का, कुछ थोड़े से ही डिपार्टमेंट ऐसे रह गए हैं जहाँ पर पेंशन दी जाएगी, वो है फोर्सेस, जिसमें फौज भी है, पुलिस भी है अब आपके, और दूसरे सब सेगमेंट भी हैं। तो ये एक स्टार्ट की तरह समझते हैं आपके, धीरे-धीरे पेंशन से सरकार अपने आप को मुक्त कर रही है ताकि वो पैसा जो है कहीं विकास में लगाया जाए। हाँ बिल्कुल, देखो मनमिंदर, सोच तो यही है, मगर जो कार्रवाई आप दूसरों के साथ कर सकते हो फौज के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी डिफेंस सिक्योरिटी है देश की, उस पर आप रिस्क नहीं ले सकते। जैसे कि आपने बताया पेंशन है, फौज के अंदर ही है, बाकी सेगमेंट्स में नहीं है, इंक्लूडिंग जो कि आपके सीएपीएफ है, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, कोस्ट गार्ड, इनमें ऐसा नहीं है। उसकी वजह है, देखो होता क्या है, इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में आपको यंग ब्लड चाहिए, और ये जवान जो है वो 35 साल में रिटायर हो जाता है। तो अगर आप उसको पेंशन नहीं देंगे तो फिर वो कहाँ जाएगा 35 साल के बाद? वहाँ 35, 37, 40 साल, 45 साल तक जेसीओ भी रिटायर हो जाते हैं। तो इसलिए इनके ऊपर जो अप्लाई किया है तरीका अलग है। जबकि सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स है, चाहे वो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, इनमें 60 साल तक नौकरी करते हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए उनको इतनी नौकरी है, इतना पैसा कमा लेते हैं, ऊपर से जो न्यू पेंशन स्कीम आई है, कुछ पैसा खुद इकट्ठा करते हैं, कुछ गवर्नमेंट देती है, तो उनके पास काफी पैसा हो जाता है। बनस्पत फौज के पास जहां पर जवान 35 साल में भी रिटायर हो जाता है, और ऐसे में उसका तो कोई पैसा भी इकट्ठा नहीं होगा, उसको कोई जॉब भी नहीं मिलेगी, तो फिर आप अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। ये भी समझना चाहिए कि आज तक भारत की फौज ने कोई भी एक्सेप्ट 62 वार, जिसको मैं कहूंगा डिफीट नहीं थी, एक पॉलिटिकल डिफीट थी, नॉट मिलिट्री डिफीट, उसके अलावा भारत ने हर बार की फौज ने विजय हासिल की है। 1971 में तो हमने पाकिस्तान के तो हिस्से भी कर दिए, और अभी भी हमारे थ्रेट बहुत बड़ी है चीन और पाकिस्तान। तो आप अपनी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपको अपनी जो फौज है उसका मोरल हाई रखना है, उसको ट्रेन रखना है, उसको ट्रेंड रखना है, मोटिवेटेड रखना है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो आप एक प्रकार तरीका अप्लाई दूसरों के साथ कर रहे हैं वो फौज के साथ नहीं कर सकते। उसकी वजह यही है कि फौज यंग है, फौज 35 साल में रिटायर हो जाती है, बनस्पत दूसरे जो सेगमेंट है सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के, वो 60 साल में होते हैं। मनविंदर, आप सर इतने ऊंचे प्रोफाइल में रह चुके हैं, ये हम जिस योजना की बात कर रहे हैं, और हमने एक रिटायरमेंट की भी एक स्कीम लोगों के सामने रख दी। अब आमतौर पे मैं देखती हूँ कि फुल कर्नल जो होता है फौज में, समझ लीजिए कि वो 42 साल तक, वो 20 साल उसके पूरे हो जाते हैं और वो फुल कर्नल भी होता है।
एंड वो सारी फैसिलिटीज़ भी एन्जॉय करता है और उसके अलावा वो आज़ाद है, फ़ौज को रिज़ाइन करके कहीं भी नौकरी भी कर सकता है। देखो तो ऐसा इन हाँ, इन लोगों हम के हम साथ किस तरीके से आप जस्टिफ़ाई करते हैं? देखो मनविंदर, आपको समझना चाहिए फौज की जो लाइफ है वो बहुत अलग है। फौज की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, जहाँ जान आप हथेली पे रख के जाते हैं और देश के लिए आप मरने मिटने को तैयार हैं। आप देखो, एक जवान, एक ऑफिसर, भारत की जो फौज है वो ऑफिसर लेड है, उसको समझना चाहिए। जो कारगिल की लड़ाई हुई 71 की 65 में, ये विजय जो दिलाई है भारत की फौज को, वो हमारे यंग ऑफिसर्स और सोल्जर्स ने दिलाई। इसका मतलब हमारे जो ऑफिसर हैं वो लीड करते हैं फ्रंट से, और तभी कोई फौज एक प्रकार करते थे। कई बार ये बात आई है, पाकिस्तान की फौज कहती है कि साहब अगर भारत जैसे ऑफिसर पाकिस्तान में होते तो कुछ बात और होती। इसकी वजह है क्योंकि हमारे अंदर मोटिवेशन, हमारे जो ऑफिसर वो लीड करते हैं, तो बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, बहुत फिजिकली रिक्वायर्ड है। और लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, आपका हाई एल्टीट्यूड, आपका डिफिकल्ट एरिया, आपके एक प्रकार फैमिली से दूर, तो बहुत डिस्टर्ब लाइफ है। बहुत आप कहो कि एक प्रकार से क्लाइमेट वाइज से भी बहुत प्रेशर है। तो जो आप सोच रहे हैं कि एक फुल कर्नल वो अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाता है, उसका 70% टाइम वो फील्ड एरिया में रहता है, चाहे वो साइचेन ग्लेशियर में होगा, लद्दाख में होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा, या रजौरी पुंछ में होगा। ये सोचना कि भाई उसने तो यहाँ पर भी ले रहा है वहां भी ले रहा है, ऐसा नहीं है। और बल्कि बड़ा प्रॉब्लम है भारत की फौज के अंदर। भारत की जो फौज है उसका जो प्रमोशनल एस्पेक्ट है वो पिरामिड है। इसका मतलब कि बेस तो बड़ी है मगर आगे चल के बहुत ज्यादा पिरामिड है। इस मैं अगर फॉर मिसाल के तौर पे बोलूं तो अगर 100 ऑफिसर भर्ती होते हैं फौज में, तो उसमें से 33 ही लेफ्ट फुल कर्नल बनते हैं। 67 आदमी जो है लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हो जाते हैं, और उसमें से 11 के करीब ब्रिगेडियर बनते हैं, और 1 से 2 मेजर जनरल बनते हैं, और 400 में से 1 लेफ्टिनेंट जनरल बनता है। तो ये है, आपको ये समझना पड़ेगा, इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ, देश के लिए जान तक देने की, वो बच्चों से दूर, बहुत मुश्किल है। और फिर प्रमोशनल एस्पेक्ट जो है बहुत ही कम है। अगर 100 में से आपके 33% बनेंगे फुल करने, तो वो 67% कहाँ जाएंगे? वो 15 से 20 साल की सर्विस में सुपरसीड हो जाते हैं। और अगर आप इसको कंपेयर करें किसी और सिस्टम से, फॉर मिसाल के तौर पे आप करें आईएएस से या आईपीएस से या इससे, उनमें है रेक्टेंगल, जितने नीचे बेस है उतना ही ऊपर है। हर कोई एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर होता है, हर कोई एडीजीपी तो मिनिमम रिटायर होता है, मगर यहाँ नहीं। तो ये एक बहुत ही अलग टाइप का इन्वायरमेंट है, बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत ही डिफिकल्ट है। और देश के लिए अगर आपने सुरक्षा का ध्यान देना है, देखो कई बार -50 डिग्री टेम्परेचर पे भी हम रहे। मुझे भी पता है नॉर्दर्न ग्लेशियर में रहना कितना आसान नहीं है, कि कुछ नहीं दिखता बिल्कुल, ओनली आपको बर्फ के अलावा, और टेम्परेचर -40 टू -50 पहुंच जाता है। ऐसे में हमारे जवान और ऑफिसर रहते हैं, उनको कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है। उनका मोराल हाई रखना, कि यकीन करना, और ये नहीं कि वहां रहना, वहां पर अटैक भी आ सकता है। हम भी अटैक करते हैं, वो भी अटैक कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो दुश्मन हैं, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, वो अभी कमजोर नहीं है। उसको हम कमजोर लेके चलेंगे तो फिर हम गलती कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, अपने दुश्मन को कभी हल्के में मत लो। तो ये सच्चाई है, आपको पता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन के साथ अभी हमारी 3 डिवीजन तो लद्दाख में बैठी है, आई बॉल टू आई बॉल है कहीं लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश। इसी प्रकार से पाकिस्तान के साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल में 10,000 के करीब आतंकवादी उन्होंने लॉन्च पैड पे बिठा रखे हैं, इन्फिल्ट्रेट करने के लिए तैयार। तो ये एक प्रकार से जो जुनून है, इसको कोई पैसे से नहीं तोड़ सकता। अगर देश की अगर सेवा करनी है, फौज में आना है, तो एक जुनून है, और वो जुनून जब ही आएगा जब आप देश के लिए अपनी जान तक निछावर कर सकते हो। मनविंदर, बिल्कुल सही कहा आपने और भारतीय सेना तो विदेशों में भी इसकी तारीफ़ होती है। जो हमारा जज़्बा है, जो हमारी कहना चाहिए कि जो फ़ील है हमारा देश के लिए,
वो विदेशों में भी सराहा जाता है। शिवाज सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि भारतीय फ़ौज जो है, उसका विदेशों में भी सराहना होती है और ये जो अग्निवीर योजना है, इसको सरकार ने बहुत सोच समझ के लागू किया है और इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होने वाले हैं। प्लस इसमें जो सुधार की बातें सुझाई जा रही हैं, उस पे भी सरकार आई होप कि डेफ़िनेटली इस पे काम करेगी। तो दोस्तों, आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को देखने के लिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा? शिवाज सर की बातें आपको कैसी लगी? इस पे आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। तो आप अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।